हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए पीछे से थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी। वो यहाँ की नॉइज़ नहीं है, वो आसपास की नॉइज़ है, तो वो आ रही है तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकती। तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। आपको तो पता ही मेरा रोज़ का हो गया है कि जब जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ तो ये कुछ ना कुछ होना होता तभी। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है मॉडर्न वर्स से, यानी हमारे तेकुक से, जहाँ जंकुक अपने सेक्रेटरी पे चिल्ला रहा था और कहीं ना कहीं उससे अपने डैड पे भी गुस्सा था कि वो कैसे ऐसे केयरलेस पर्सन को, जो कि अभी कॉलेज में है, एक अडल्ट है, उससे वो इतनी बड़ी कंपनी में भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, और वो चाहते हैं कि जंकुक उससे खुद ट्रेन करे। तो इस बात पे जंकुक को बहुत गुस्सा था कि उसके डैड ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि जंकुक इतना फ्री है कि एक कॉलेज स्टूडेंट को ट्रेन करे। तब उसका सेक्रेटरी उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कि वो ही सब कुछ कर लेगा, क्योंकि उसे पता है कि जंकुक का जो एक एक मिनट है वो कितना ज़्यादा कीमती है। तो उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो है वो सब उसका सेक्रेटरी कर लेगा, उसे ट्रेन वगैरह सब वो कर लेगा और उसे टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि 1 घंटा हो गया और वो अपनी वॉच की तरफ देख रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बैठा है अपने आप को कंट्रोल कर। और ये बात उसका सेक्रेटरी अच्छे से जानता है, जिस वजह से वो खुद भी नर्वस है, क्योंकि उसे लग रहा है सर अभी या तो कमरा तोड़ेंगे या फिर किसी का सर तोड़ेंगे। इसलिए वो भी बेचारा नर्वसली खड़ा है और वो भी बेचारा बार बार अपनी वॉच की तरफ देख रहा है और मन में सोच रहा है कौन है वो पर्सन जिसे पहले दिन ही जंकुक सर से डांट खानी है। तभी अचानक से कैबिन का गेट खुलता है और एक पर्सन हाँफता हुआ सामने आता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। आई एम रियली सॉरी सर, मैं जानता हूँ मेरी मिस्टेक है, मैं सिंसियरली सॉरी बोलता हूँ। ये कहकर वो शख्स लंबी लंबी सांसें भरने लगता है। तब जंकुक अपनी निगाह उठा के सामने देखता है और इससे पहले कि जंकुक का सेक्रेटरी कुछ बोले, उससे पहले ही जंकुक कहता है कुछ नहीं होता, अगली बार से गलती मत करना, इससे काम समझा दो। तब उसका सेक्रेटरी जंकुक की तरफ देखने लगता है, क्योंकि जो शख्स अभी इतना गुस्सा कर रहा था, जिसका गुस्सा पता चल रहा था कि वो आते ही भड़कने वाला है, इतना गुस्से वाला इंसान अचानक से इतना शांत कैसे, क्यों, किस लिए? इतने सारे सवाल थे जंकुक के सेक्रेटरी के मन में, पर हिम्मत थी क्या जंकुक से सवाल करने की उसकी। इसलिए बेचारा कुछ नहीं बोलता और तयंग को समझाने लगता है कि उसे क्या करना है। जब वो तभी जंकुक अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहता है, नाम क्या बताया था तुमने? तब तयंग खड़ा होता हुआ कहता है, तयंग सर, किम तयंग। तब जंकुक कहता है, कौन से ईयर के हो कॉलेज में? तब तयंग कहता है, फर्स्ट ईयर में हूँ सर। तब जंकुक का सेक्रेटरी मन में सोचता है, अरे अभी तो मैंने इन्हें बताया था सब कुछ, तो दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? खैर मुझे क्या, मैं बस चुप खड़ा रहता हूँ, वरना इसकी जगह मुझे डांटेंगे। तब जंकुक कहता है, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ तुमसे? तब तयंग कहता है, जी सर पूछिए। तब जंकुक कहता है, "अ, तुम्हें कैसे इस कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई इतनी इजीली, और वो भी मेरे डैड ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूं, क्यों?" तब तयंग कहता है, वो मेरे डैड आपके डैड की गाड़ी चलाते हैं, शायद इसी वजह से मेरे डैड ने कहा होगा उन्हें। जितना मुझे पता है, प्रॉपरली मुझे नहीं पता, बस मुझे मेरे डैड ने आके बताया था और मैं यहाँ आ गया, तो मुझे लगता है शायद उन्होंने ही कहा होगा। तब जंकुक कहता है, ओके ठीक है, काम कर लो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जब जंकुक एक फ्लैशबैक सोचता है 1 हफ्ते पहले का। यहाँ से सीन दिखाया जाता है कि जंकुक अपनी कार में बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहा था। तभी जंकुक कहता है अपने ड्राइवर से
क्या हो गया है? 15 मिनट से गाड़ी क्यों नहीं चल रही है? तब जंगकुक का ड्राइवर कहता है, पता नहीं सर, आगे शायद कुछ हुआ है। तब जंगकुक कहता है, कितने फ्री लोग हैं, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। ये कहकर जंगकुक लैपटॉप बंद करता है और अपनी कार से उतरता है तो देखता है कि एक लड़का एक एम्बुलेंस को निकलवा रहा है और सबको डांटते हुए कह रहा है, थोड़ी शर्म है भाई साहब, थोड़ी सी शर्म है। आप 5 मिनट लेट जाएंगे ना, कुछ नहीं होगा, पर अगर ये एम्बुलेंस 5 मिनट लेट गई ना तो सामने वाला इंसान मर जाएगा। इंसानियत है थोड़ी बहुत आपके अंदर? हाँ है तो दिखा दीजिए। बताइए, आजकल के लोगों के पास इतना समय भी नहीं कि किसी की जान बचा सके। सर आप एम्बुलेंस निकालिए और आप गाड़ी रोकिए, एम्बुलेंस को जाने दीजिए। ये कहकर वो लड़का एम्बुलेंस को वहाँ से निकलवा देता है। तभी उस लड़के का दोस्त आता है और कहता है, ओ भाई, दूसरे की मदद करने में तू ये तो भूल ही जाता है कि तू भी कुछ इंपॉर्टेंट करने जा रहा था। आज एग्ज़ाम है हमारा भाई, चल जल्दी। तब तयंग कहता है, हाँ हाँ चल 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 चल, मैं तो भूल ही गया था, जल्दी चल जल्दी। ये कहकर तयंग जंग तयंग स्कूटी पे बैठ के अपने दोस्त के साथ वहाँ से चला जाता है और जंगकुक बस उससे ही सोच रहा था। यहाँ से फ्लैशबैक एंड होता है और जंगकुक को दिखाया जाता है जो कि अभी तक तयंग को घूर रहा था। तब तयंग कहता है, सर आपको कुछ चाहिए क्या? तब जंगकुक कहता है, हाँ। तब तयंग कहता है, नहीं सर, आप यहाँ देख रहे हैं, कुछ चाहिए क्या? या फिर मैंने कुछ गलत किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा तो इसलिए। तब जंगकुक कहता है, कौन घूर रहा है तुम्हें? मैं घूर रहा हूँ तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक अपनी निगाह वापस अपने लैपटॉप की तरफ कर लेता है और तयंग अपने काम को करने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हिस्टोरिकल टाइम का दिखाया जाता है। हाँ जी, हिस्टोरिकल टाइम यानी हमारे वांगशिन का। तो यहाँ से सीन दिखाया जाता है कि किंग लैंजन, हमारे बादशाह जो है, अपनी कुर्सी पे बैठे हैं और सब लोग उसके आसपास खड़े हुए हैं। जैसे बाकी के लोग यानी सेनापति, मंत्री वगैरह जो खड़े होते हैं वो उसके आसपास खड़े हुए हैं और राजा मतलब हमारे बादशाह किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और दो सैनिक उस एक इंसान को लेकर आते हैं और बादशाह के कदमों के पास फेंक देते हैं। तभी लैंजन कहता है, तुम्हें पता भी है तुम्हारे परिवार ने क्या किया है? उसके बावजूद इतना एटीट्यूड, इतना घमंड किस बात का है तुम में? तभी अचानक से वो इंसान अपनी सर उठाकर देखता है और कहता है, और आप निहायत ही घटिया, कमजोर और गिरे हुए इंसान हैं जिसे किसी की भी जिंदगी और मौत से फर्क नहीं पड़ता। तब भी सामने खड़ा सैनिक उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, तमीज़ नहीं है तुम्हें बादशाह से बात करने की? हाँ, भूलो मत कि तुम कौन और वो कौन है। तब विंग कहता है, हाँ गाइस, वो हमारा विंग है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि अचानक से विंग यहाँ कैसे आ गया, अभी तो विंग और लैंजन मिले भी नहीं थे तो अचानक से वो उसके कदमों में कैसे है? तो ये सब बताऊंगी मैं गाइस, बताऊंगी। थोड़ा सस्पेंस रहना भी देखो ज़रूरी होता है, ऐसे स्टोरी को डायरेक्ट खोला नहीं जाता, तो थोड़ा सा सब्र रखें। तभी हमारा विंग कहता है, और हाँ, ये भी भूल रहे हैं कि ये भी सिर्फ एक बादशाह है, खुदा नहीं, जो हर किसी की ज़िंदगी और मौत का फैसला करेंगे। हमारा राज्य इतना सा है ये खुद भी जानते थे। हमारे इतने से राज्य को खत्म करने के लिए इतने से राज्य को 3000 सैनिक भेज दिए। जो शहर खुशहाली का प्रतीक माना जाता था, जिसमें कभी भी लड़ाई झगड़े तक नहीं हुए, उस शहर को आपने खून से नहला दिया। वहाँ सब रो रहे, बिलख रहे हैं, सबकी हालत कितनी खराब है पता है आपको? सब कितने दुख और परेशानी में है आपकी वजह से, आपकी वजह से। मैंने सुना था गुसू के बादशाह बिल्कुल पत्थर दिल हैं, पर आज देख लिया सच में। तभी लैंजन कहता है, तुम्हें पता है ये सब बोलने की क्या सज़ा हो सकती है? ये कहकर लैंजन अपनी निगाह विंग की तरफ करता है और वो शॉक्ड हो जाता है और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, वो भी बहुत धीरे से, जिसे कोई नहीं सुन पाता। विंग।
यहाँ क्या कर रहा है? उसके चेहरे के जब हाव भाव बदले और उसकी आंखों में जो हलचल हुई, उसे किसी ने नहीं देखा था सिवाय उसके साथ में खड़े उसके सबसे वफादार करीबी सैनिक के, जो उसके साथ हर वक्त रहता था और उसके हर काम में उसकी सहायता करता था, चाहे वो कोई भी काम हो, सही गलत अच्छा बुरा। बस उसका काम था लैंजन के प्रति वफादारी, और वो वही अदा करता था। इसलिए वो अपने बादशाह को पढ़ना जानता था। आखिर इतने साल का तजुर्बा था उसका। वो अपने बादशाह के चेहरे पे इतने भाव एक साथ देखकर दंग रह गया था, क्योंकि पहले बार लैंजन के चेहरे पर वो इतने भाव देख रहा था। क्योंकि जो आखिरी इमोशन का भाव उसने लैंजन के चेहरे पे देखा था वो तब था जब उसके पिता गुजर गए थे, और अब ये दूसरी बार है। पर वो भी ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये भाव उसके चेहरे पे है क्यों। क्या उस इंसान की वजह से जो उसके सामने घुटनों के बल बैठा है, पर क्यों? आखिर लगता क्या है वो बादशाह का? ना जाने कितने सवाल उस सैनिक के मन में दौड़ रहे थे। वो अपने बादशाह से सवाल करना चाहता था, पूछना चाहता था, क्योंकि वो अपने बादशाह को बेचैन नहीं देख सकता था, परेशान नहीं देख सकता था। तभी वीन के सामने जो सैनिक खड़े थे, जो कि उसे पकड़ के लाए थे, उसमें से एक सैनिक कहता है, बदसात कहीं के, तुम्हें ये नहीं पता बादशाह से किस तरह बात करते हैं? एक तो परिवार ने गलत किया तुम्हारे, ऊपर से हमसे बहस कर रहे हो। तब वीन कहता है, मेरे परिवार ने जो मर्जी किया था, आप हमें बंदी बना सकते थे, बात कर सकते थे, सीधा हमला कर दिया आपने, सीधा हमला कर दिया। कितने मासूम लोग उस हमले में मरे हैं अंदाज़ा भी है आपको? नहीं, क्योंकि आपके बादशाह के अंदर तो भावना ही नहीं है। एक हार्टलेस पर्सन से उम्मीद क्या की जा सकती है? तभी एक दूसरा थप्पड़ वीन के दूसरे गाल पे पड़ता है, और वो सैनिक कहता है, दो कौड़ी के इंसान, कितनी ज़रूरत, कितनी लंबी ज़बान है तुम्हारी, जो बोलते ही जा रहे हो, बोलते ही जा रहे हो। जैसे ही दूसरा थप्पड़ वीन के गालों पे पड़ा था, लैंजन की मुट्ठियाँ बिछ गई थी, और ये उसका सैनिक नोटिस कर रहा था कि जैसे थप्पड़ उस शख्स को नहीं, खुद लैंजन को पड़ा हो। उसके चेहरे पे गुस्सा साफ दिख रहा था, जिसे वो कंट्रोल कर रहा था। तभी लैंजन कहता है, ले जाओ अभी से यहाँ से। तब सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि बादशाह ने कोई फैसला नहीं किया। पहली बार बादशाह ने कोई फैसला नहीं किया। गुनहगार सामने बैठा है और फैसला नहीं हुआ। पर क्यों? किस लिए? पर किसी में इतनी हिम्मत थी क्या कि कोई लैंजन सवाल पूछ सके, उससे पूछ सके कि फैसला अभी क्यों नहीं हुआ, बाद में क्यों? किसी में हिम्मत नहीं थी, इसलिए सब चुप थे। और लैंजन के कहने पर वीन को उठा के लेके जाने लगता है। तभी लैंजन नोटिस करता है कि वीन जो है बहुत ही बुरी तरह चल रहा है। उसके हाथ पैर पे काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म है, और उसे चलने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, और सैनिक उसकी मदद करते हुए उसे वहाँ से लेकर जा रहे हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, और थोड़ी देर बाद का लैंजन के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन खड़ा हुआ था और उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तभी उसका सैनिक कहता है, बादशाह, मैंने आपसे कभी कोई सवाल नहीं पूछे, आप जो कहते गए मैं वो करता गया। सही गलत अच्छा बुरा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि वो आप चाहते थे, और मैं आगे भी वही करूँगा जो आप चाहते होंगे। पर आप जानते हैं मैं आपको तकलीफ़ में, दर्द में नहीं देख सकता। झूठ मत बोलिएगा बादशाह सलामत, पर आपकी आंखों में मैंने दर्द देखा, अभी थोड़ी देर पहले। उस अनजान इंसान के लिए आपकी आंखों में दर्द क्यों था, मुझे समझ में नहीं आया। आखिर आपके दिल में चल क्या रहा है बादशाह? क्या आप उस शख्स को जानते हैं? तब लैंजन पलटता है और कहता है, उसे बचाने का कोई तरीका है? तब सैनिक उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, जी बादशाह सलामत। तब लैंजन कहता है, तब लैंजन अपनी बात को दोहराते हुए कहता है, उसे बचाने का कोई तरीका है? तब उसका सैनिक कहता है, पता नहीं बादशाह सलामत, पर होगा, होना चाहिए, क्योंकि आप बादशाह हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते, और इसका हल भी निकल जाएगा। पर मैं बस आपसे इतना जान सकता हूँ बादशाह, कि आप उस अनजान इंसान को बचाने के लिए आखिर इतना क्यों कर रहे हैं? इतने दर्द में क्यों हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा बादशाह। इतने सालों में मैंने आपके चेहरे पे ये भावनाएं नहीं देखी, अचानक से ये क्यों हो रहा है?
तब लैंजन कहता है, मैं कहूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो मानोगे? तब उसका सैनिक कहता है, क्या? पर कब? कहाँ? मतलब आपको उससे प्यार कब हुआ? कैसे हो गया? मैं जितना जानता हूँ आप शायद उससे पहली बार मिले हैं। तब लैंजन कहता है, दूसरी बार मिला हूँ, पहली बार नहीं। पर मुझे पहले पता नहीं था कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। पर आज जब उसे सभा में मेरे सामने लाया गया, जब उसे मेरे कदमों में गिराया गया, उसकी आंखों में जो दर्द मैंने देखा, उसकी आंखों से वो बहते हैं आंसू, शरीर पे वो जख्म जब मैंने देखे तो एहसास हो गया कि मुझे उससे प्यार है। हाँ, मुझे उससे प्यार है। मैं उसे पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। कुछ भी करो, कुछ भी, पर उससे बचाने का और उसके परिवार को बचाने का तरीका ढूंढो। कुछ भी करो, कुछ भी उपाय निकालो, जो हो सके वो करो, पर मुझे कोई सोल्यूशन चाहिए। समझ में आ रही है? अगली सभा मंत्रिमंडल से पहले, इसके निर्णय पे पहुंचने से पहले मुझे कोई सोल्यूशन चाहिए जिसके खिलाफ कोई सवाल ना उठा सके। तब लैंजन का सेनापति कहता है, बादशाह सलामत, मुझे नहीं पता कि मुझे आपको ये बताना चाहिए कि नहीं, पर उसके बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपने जैसे देखा उसको भी काफ़ी चोट है, और उनकी बीवी को, यानी मैडम यू, हाँ शायद वही नाम है उनका, उन्हें पकड़ लिया गया है और उनका भाई इस दुनिया में अब नहीं रहा, युद्ध में मारा गया है वो। तब लैंजन कहता है, बस अब यही होना बाकी रह गया था मेरे हाथों, बस अब यही होना बाकी रह गया था। मेरे एक फैसले ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। मुझे लगा था मैं उसे ढूंढ लूँगा और उससे बात बात करूँगा, पर ये देखो, मेरी वजह से उसका भाई मर गया, उसका पूरा शहर तबाह हो गया, उसके बाबा की हालत ख़राब है, उसकी माँ बंदी है। लगता है मेरा नसीब सच में बहुत ख़राब है। जो चीज़ मुझे पसंद आती है वो मुझे कभी नहीं मिलती। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग के इलाज के लिए लैंजन ने वैद को भिजवा दिया था ताकि जो उसकी इंजरीज जो उसे आई हैं वो उसे ठीक कर सके, और यहाँ तक कि उसके बाबा के इलाज के लिए भी उसने वैद को भिजवा दिया था। और लैंजन ने साफ कहा था कि किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी को हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ घंटे बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन का सेनापति उसके पास आता है और कहता है, बादशाह सलामत, एक उपाय मिल गया, पर मुझे नहीं पता कि ये सही होगा कि नहीं। तब लैंजन कहता है, क्या था, बताओ। तब सेनापति कहता है, बादशाह, अगर आप उससे शादी कर ले तो अगर आप उससे शादी कर लेंगे तो फिर उसे कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, और उसके परिवार वालों को भी नहीं, क्योंकि वो आपके रिलेटिव हो जाएंगे ना, और उसका राज्य फिर आपका राज्य हो जाएगा। किसी में हिम्मत ही नहीं होगी कि कोई उसके राज्य को कुछ कर सके या फिर उसके परिवार को कुछ कर सके, क्योंकि उसका परिवार और उसका राज्य आपसे बिलोंग होगा। इसलिए इतनी देर सोचने के बाद भी मुझे इससे बेटर सोल्यूशन नहीं मिला। तब लैंजन कहता है, शादी की तैयारी शुरू कर दो और विंग को मेरे पास लेकर आओ, मुझे खुद बात करनी है। तब वहाँ से उसका सेनापति चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग लैंजन के सामने बैठा है, और लैंजन उससे अपनी सारी बात बता देता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, और अगर वो उससे शादी कर लेगा तो वो उसके फैमिली को छोड़ देगा और उसके राज्य को भी फ्री कर देगा। जिस बात से विंग कहता है, कितने गिरे हुए इंसान हैं आप, हद हो गई है, हद होती है। क्या चाहते हैं, क्या है आप मुझसे? हाँ, इससे बेहतर होगा कि आप मुझे मार दें। मार क्यों नहीं देते आप मुझे? ये ज़्यादा बेटर रहेगा, मार दे मुझे। आपसे शादी करने से बेटर है कि मैं मर जाऊं कहीं। बताएं, मुझे मरवा क्यों नहीं देते आप? तब लैंजन कहता है, मरवा दूं? मरवाना होता मुझे तुम्हें तो मैं तुम्हें कब का मरवा चुका होता, पर सिर्फ फ़र्क ये नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो या नहीं। अगर तुम मरे तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, सोचा है?
तुम्हारे राज्य का क्या होगा, कुछ सोचा है? खुद से पहले दूसरों के बारे में सोच लो। तुम मर जाओगे तो उनका क्या होगा? तब विंग कहता है, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? हद हो गई है अब तो। यानी आप मुझे अपना फैसला सुना रहे हैं, है ना? मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछ रहे हैं आप। आखिर मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं आप? हाँ, बताएं, मुझसे ही क्यों शादी करनी है आपको? तब लैंजन कहता है, खूबसूरत हो तुम, सुन लिया, बहुत खूबसूरत हो तुम, इसलिए तुमसे शादी करनी है मुझे। बाकी फैसला तुम्हारा है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं, पर इससे पहले अपनी फैमिली के बारे में सोच लेना। तब विंग कहता है, मेरे भाई को तो पहले ही आपकी सेना वाले मार चुके हैं, अब आप मेरी फैमिली को मारने की धमकी दे रहे हैं? सच में आप एक हार्टलेस पर्सन है। खुदा करे आपको आपकी मोहब्बत कभी ना मिले। जिससे आप प्यार करें वो आपसे सिर्फ नफरत करे। नफरत करेगा वो आपसे, देख लीजिएगा। या खुदा, मेरे किस गुनाह की सजा मुझे मिल रही है? मैंने क्या ऐसा किया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? पापा, मैं नहीं हूं, मैं क्या कर लूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लैंजन और विंग की जो है मैरिज की जो रस्में होती हैं वो सारी चल रही हैं, और ये बात अभी किसी को पता नहीं है, मतलब धीरे धीरे फैल रही है कि हाँ, महाराज जो है शादी कर रहे हैं। मतलब ये बात किसी को पता नहीं थी, उसने सडनली तैयारी करवाई है, सडनली वो शादी करने चला गया, क्योंकि किसी के माइंड में भी नहीं था कि अचानक से लैंजन ऐसा करेगा, क्योंकि इतने साल से वो राजा है, उसने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, कभी नहीं। सब ने सामने से कहा है कि वो उनकी बेटी से शादी कर ले या फिर उनकी बेटी को अपने साथ रखे, ताकि उनका रिलेशन जो है राजा से अच्छा हो सके। पर पहली बार लैंजन कुछ ऐसा कर रहा है, ये तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो किसी से ज़बरदस्ती करके शादी करेगा, क्योंकि लैंजन के नेचर के बारे में सब जानते हैं, बट ये सडन एक्शन किसी को समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ये बात पता चली तो जंगल में आग की तरह पूरी जगह फैल गई कि महाराज ने शादी कर ली है, और वो भी उस इंसान से जिसे पकड़ कर लाए थे। ये बात जैसे ही फैली थी सब हैरान हो गए थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वैंकिंग से जो है लैंजन की जो मुख्य 3 बीवियाँ, जैसे मैंने आपको फ़ोटो में बताया होगा, जो मेन 3 वाइफ्स हैं, वो तीनों बैठी हैं साथ में, और वो दोनों जो हैं उसकी पहली बीवी और दूसरी बीवी वैंकिंग से सवाल पूछते हुए कहते हैं, महाराज ऐसा करेंगे ही क्यों? मैं जानती हूँ उन्हें, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, बट सडनली। तब वैंकिंग कहती है, बादशाह ने कुछ किया है इसे सोच समझ के किया होगा। आप दोनों को समझना चाहिए, वो बादशाह हैं, वो कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करते। अगर ये किया है तो ज़रूर कुछ सोच समझ के किया होगा। उनके फैसलों पे वैसे भी हमें हाँ करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे पति भी हैं, बादशाह भी हैं, और बादशाह का कहा नहीं टलते। तो आप सब स्वागत की तैयारी क्यों नहीं करते हैं? स्वागत की तैयारी कीजिए, बादशाह आ रहे हैं। तब लैंजन की जो फर्स्ट वाइफ थी, जो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड भी थी, और यहाँ की मलिका भी थी, और हरम को भी वही संभालती थी, तो वो कहती है, मैं स्वागत करूँ उसका? उसका जो जो यहाँ कैदी बन के आया था और अब बादशाह सलामत की बीवी बनकर आ रहा है, उसका स्वागत करूँ इस हरम में रहने के लिए? उसके नाज और नखरे उठाऊं मैं? कभी ऐसा नहीं होगा। मैं इस जगह की सबसे खूबसूरत औरत हूँ, समझ में आई? तब वैंकिंग कहती है, आप जानती है ना मलिका, कि बादशाह सलामत के साथ जो आता है उसकी कदर करना फ़र्ज़ है हमारी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब बादशाह की तौहीन मानी जाती है। आप बादशाह को नाराज़ नहीं करना चाहेंगे, मुझे पता है। वैसे भी बादशाह आपकी हर बात मानते हैं, आपके नखरे उठाते हैं, और मुझे पता है आप भी उनसे मोहब्बत करती हैं, तो उनके लिए इतना तो आप कर ही सकती हैं। हम सबको भी वही करना चाहिए। चलिए अपने अपने काम में लगिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन और विंग को दिखाया जाता है, जो कि उसके विंग के कमरे में बैठे थे, जो विंग का रूम था।
जो उसे दिया गया था। विंग को कोई छोटा मोटा रूम नहीं दिया गया था। विंग को इस महल के सबसे आलीशान कमरों में से एक कमरे को दिया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर और आलीशान था, जिसे काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया था। उस कमरे के अंदर हर ज़रूरत की चीज़ मौजूद थी। हर एक ज़रूरत की चीज़ उसकी इच्छा के अनुसार सब चीज़ उस कमरे में था। ऐसा कुछ नहीं था जो विंग को चाहिए और उस कमरे में ना मौजूद हो। जहाँ विंग अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था, जो कि खुश तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, बहुत गुस्से में था वो। उसकी आँख से आंसू बह रहे थे और वो बहुत गुस्से में था। विंग कह रहा था, आपने मेरी ज़िंदगी तबाह की है ना बादशाह सलामत। आप भी कभी खुश नहीं रहेंगे। आपने मेरे से मेरी हंसी, मेरी खुशी, मेरा परिवार सब छीन लिया, सिर्फ आपकी वजह से। आप रीज़न है ना, खुश नहीं रहेंगे आप कभी। यहाँ से सीन दिखाया जाता है कि लैंजन विंग के कमरे में आया था। आखिर वो आए क्यों ना, क्योंकि विंग और लैंजन की अभी तो शादी हुई थी और लैंजन विंग के ही कमरे में आता। जैसे ही विंग के कमरे में लैंजन आया था, तो लैंजन विंग से बात करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाता है कि विंग अपने पास से एक चाकू निकाल लेता है और लैंजन की सीधा गर्दन पे रख देता है और लैंजन अपनी जगह पे खड़ा रह गया था। तब विंग कहता है, मेरे नज़दीक आने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना मार डालूंगा मैं आपको। सच में मार डालूंगा मैं आपको। तब लैंजन कहता है, भावनाओं में बहकर या गुस्से में फैसले नहीं करते, हमेशा खराब होते। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारी फैमिली के लिए ठीक नहीं होगा, ये तुम भी जानते हो। चाकू हटाओ, लग जाएगा। तब विंग कहता है, आप अभी भी मुझे धमकी दे रहे हैं? कुछ भी हो जाए पर मैं आपको अपने नज़दीक नहीं आने दूंगा। इस कमरे से निकलिए, मैंने कहा, निकल जाइए मेरे कमरे से। तब लैंजन कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, चाकू हटाओ। ये कहकर लैंजन वहाँ से चला जाता है और विंग चाकू फेंक देता है और बैठकर रोने लगता है। यहाँ से सीन दिखाया जाता है कि लैंजन का सेनापति कहता है, माफ़ कीजिए बादशाह, पर उसने तो आपको कमरे से निकाल दिया, फिर आप जाएंगे कहाँ? मलिका शुयुन के पास? तो लैंजन कहता है, शुयुन? तुम्हें लगता है मैं शुयुन के पास जाऊँगा? अगर मैं शुयुन के पास गया ना तो वो सवालों की बौछार कर देगी मुझ पे, एक के बाद एक सवाल करने लगेगी और मैं अभी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। इसलिए मैं वैंकिंग के कमरे में जा रहा हूँ, शुयुन को पता ना चले कि मैं विंग के कमरे में नहीं था। यहाँ से सीन दिखाया जाता है कि लैंजन वैंकिंग के कमरे में आता है। वैंकिंग लैंजन को वहाँ देखकर सरप्राइज्ड हो गई थी, क्योंकि इतने सालों से लैंजन कभी भी वैंकिंग के कमरे में नहीं आया। हाँ, वो उससे हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो पूछता रहता है इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, या वो इस परेशानी में है तो वो कोई सुझाव दे सकती है कि नहीं, क्योंकि वैंकिंग का जो माइंड है बहुत ही शांत है और वो हर प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन ढूंढ ही लेती है। इसलिए जब भी लैंजन दिक्कत में होता है या उसको कुछ समझ में नहीं आता तो वो वैंकिंग से सवाल पूछने आता ज़रूर है, बस इतना ही। पर आज पहली बार वो उसके कमरे में आया है, वो भी रात को। तो लैंजन ऐसा आएगा ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक से वो उसे वहाँ देखकर कहती है, बादशाह सलामत, आप यहाँ? तब लैंजन कहता है, वैंकिंग, मैं अभी कोई सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूँ, बस सोने आया हूँ, सो सकता हूँ? तब वैंकिंग कहती है, ऐसा क्या पूछ रहे हैं आप बादशाह सलामत? ये पूरा महल आपका है, कमरा आपका है, मैं भी आपकी हूँ, आप जहाँ चाहें वहाँ सो सकते हैं। इसमें आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? खुशनसीबी तो मेरी है कि आप मेरे कमरे में आए। आराम से सोइए बादशाह सलामत, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। तब लैंजन बिस्तर पे जाकर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद करता है। यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जी हाँ, वो फ्लैशबैक जब विंग और लैंजन पहली बार मिले थे। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, पीछे से नॉइज़ आ रही है उसके लिए सॉरी।